ये वाला पहले एक चीज देख, तो इसको उल्टा करके लिख सकता है, पहले ये देख। हाँ ये तो लिख सकता है क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। हाँ सर। और मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला आ रहा है, n1⁻n-1 आया समझ में? हाँ। तो ये तुम्हारे पास हो जा रहा है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, सबको x-1 से डिवाइड कर दे। तो नीचे कितना x-1 लाया? इस होल स्क्वायर में भी तो इतना ही होगा, देखना। सबको x-1 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, आया समझ में? यहाँ पे तू बोलेगा n ही है, मगर ध्यान से देखना n टाइम्स है, इसलिए ये x-1 होल टू द पावर ट्वाइस होगा, नहीं क्या? अब तो ये और ये कैंसिल हो गया। इस ब्रैकेट का वैल्यू 1 होगा, 2 3 छोड़ दूं? हाँ सर। n का होल स्क्वायर मतलब क्या मिला? ट्वाइस n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू ट्वाइस n cn। मैं आ रहा हूँ। ठीक। चलो तो हो गया। किसी और का कुछ है तो आगे चल रहा हूं मैं। हाँ तो आप 3D फिगर में आएंगे। 2 मिनट को एक सम करवा देता हूँ, ठीक है? वॉइस थोड़ा कम आ रहा होगा, उसके बाद मैं रुको, मेरा माइक्रोफोन यहाँ पे नहीं है, कहीं पे चला गया, कर लेगा प्रॉब्लम। फाइन वॉल्यूम ऑफ largest cylinder that can be inscribed in a sphere of radius r। ये कैपिटल आ देगा सामने। तो चलो शुरू करता हूं। कह रहा है कि एक
सिलेंडर है, और ये एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है, सॉरी स्फीयर के अंदर। तो इसका लार्जेस्ट वॉल्यूम क्या होगा? देखो तुम बोल सकते हो सर जब हाइट मैक्सिमम होगा, मगर एक प्रॉब्लम है, तुम जब हाइट को मैक्सिमम लोगे तो ध्यान से देखो रेडियस कम हो रहा है नहीं। और जब तुम रेडियस को, क्या हो रहा है, हाइट कम हो रहा है, तो मतलब ऐसे चलते चलते बीच में एक ऐसा नॉर्मल वाला कंडीशन आएगा जो सबसे बड़ा तुम्हें वैल्यू देगा, तो तुम्हें वो निकालना है। तो शुरू करते हैं। ये ओ हो जाता है। लास्ट क्लास में 2 डायमेंशनल फिगर हमने किया था, ये ज्वाइन कर देता हूं, ये ज्वाइन कर देता हूं, तो ये कैपिटल आर है, इसको एक्स ले लेता हूं और इसको आर ले लेता हूं। तो आर का जो वैल्यू होगा वो होगा रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर, मतलब ये रेडियस ऑफ, मैं ज्यादा अंग्रेजी में नहीं लिख रहा हूँ मगर तुम लोग को लिखना होगा, लेट ए आर बी द रेडियस, ये सब लिखना होगा, डायरेक्ट लिखने से मार्क्स कटता है। ठीक है, मैंने रिसेंटली एक बंदे का कॉपी देखा था, उसने मुझे भेजा है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन में हर चीज सही है, हर चीज सही है। इस बार जो क्लास 12 का एग्जाम हुआ, मगर मैं जैसे लिखता हूँ वैसा उसने लिखा, इसलिए मार्क्स कट गया। मगर मेरे लिए पॉसिबल है। अभी देखो अगर मैं अभी लिखूंगा अभी लेट ए बी सी ओ बी द स्फीयर, ये सब कितना बोरिंग हो जाएगा। तो मैं तुम्हें आउटलाइन दे रहा हूँ कि कैसे तुम्हें मैथमेटिक्स दिखा रहा हूँ। अंग्रेजी और एडजेक्टिव और वर्ब तो तुम्हें लगाना होगा ना, तो वो तुम लगा देना। ठीक है, तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर लिख के आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसमें मार्क्स टीचर काट देता है। गलत है मगर क्या करोगे। हाँ, हाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स, क्योंकि दोनों सेम है। तो वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था पाई आर स्क्वायर एच, तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम, पाई एच के बदले ट्वाइस एक्स, आर स्क्वायर के बदले क्या। ध्यान से देखो, मैं अगर एक्स नीचे लेता तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, जानते हो ना। मैं रेडियस को अगर एक्स लेता तो रूट ओवर मेरे पास रह जाता, तो मुझे और एक बार स्क्वायर करना होता। तो ये सब छोटे छोटे चीजें हैं कि फॉर्मूला में क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए मैंने आर को रूट के टर्म में लिया है। तो v का वैल्यू हो गया, तुम बोलोगे सर छोड़ दीजिए आप, आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, क्या करोगे dv बाय dx, पहला सम है आज का तो इसलिए पूरा कर देता हूं। ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, dv बाय dx इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू r बाय रूट 3। डी स्क्वायर v बाय dx स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 6x इंटू ट्वाइस पाई जो नेगेटिव है, मतलब v मैक्सिमम कब होगा, जब x का वैल्यू r बाय रूट 3। बाकी सब तुम लोग का काम है निकालना, निकालना है तो निकाल लो, लिखना है तो लिख लो। मैं 2 मिनट में माइक्रोफोन ढूंढ के ले जाता हूँ। मेरा माइक्रोफोन को या मोर कानो खुना को दसे या मुझे क्लास को को राखी सुसवाना, अरे इतु कानो खुना, हां इतु हां ये सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है सर। यस सर। इससे पहले आवाज थोड़ा इको हो रहा होगा। हाँ वो माइक्रोफोन आगे चलो। यस सर।
वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन inscribed in a sphere. ये कह रहा है, तो यहां पे क्या करोगे, फिर एज यूजुअल इसको x ले लोगे, ये वाला रेडियस r होगा, ये रेडियस, ये इसको स्मॉल r ले लो, कैपिटल R ले लो, और ये वाला कैपिटल R हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये वाला छोड़ दो ना, ये तो फिर सेम ही तरीके से हो जाएगा ना, बस इसमें क्या होगा, इसमें जो हाइट होगा वो r प्लस एक्स होगा, और r जो होगा वो रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और वॉल्यूम जो लिखोगे 1/3 पाई r स्क्वायर h लिखोगे। ठीक है, मेरे ख्याल में हो जाएगा। लिखना है तो आगे हाँ या ना बोलो, छोड़ दूं? हाँ सर। ये हो जाएगा ना? हाँ हाँ सर। तो आगे चलते हैं। हाँ चलो लिखना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री लगा के भी कर सकते थे, थीटा लेके, इसको थीटा ले लेते तो ये r cos थीटा आ जाता और r sin थीटा, ये भी आसानी था अगर ये लगाते तो। ठीक है, तो अब अलग टाइप में आते हैं। अब ये तो स्फीयर वाला हो गया। अब कुछ एक ऐसा दिया रहेगा कि तुम्हारे पास सरफेस एरिया है, जैसे कहूं कि सो दैट द हाइट ऑफ द क्लोज सिलेंडर of given surface and is equal to the diameter of its base। लिखना है तो लिख लो। हाइट ऑफ द क्लोज सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, तो क्लोज सिलेंडर का सरफेस एरिया दिया हुआ है। 2 मिनट रुको। So that the height of the closed cylinder of a given surface and maximum volume is equal to the diameter of its base। तो क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है। ये h ले लेता हूं, ये r ले लेता हूं, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस पाई आर एच प्लस ट्वाइस पाई आर स्क्वायर। तो h को r के टर्म में लेके जाना ज्यादा आसान है या r को h के टर्म में? h को, क्योंकि h अकेला है।
क्योंकि एच अकेला है तो ये ज्यादा आसान है, ट्वाइस पाई आर। चलो अब क्या मैक्सिमम चाहिए? तो वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, मतलब वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर, एच के बदले एस माइनस डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई आर। एक आर कैंसिल, एक पाई कैंसिल, तो v का वैल्यू 1/2 एस आर माइनस ट्वाइस पाई आर क्यूब। तो dv बाय dr का वैल्यू s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर, डी स्क्वायर v बाय dr स्क्वायर का वैल्यू 1/2 माइनस 12 पाई आर, जो नेगेटिव होता है। dv बाय dr जीरो कब होगा? जब आर स्क्वायर का वैल्यू s बाय 6, क्योंकि ये नेगेटिव आया मतलब तुम्हें v मैक्सिमम मिलेगा। कब? जब आर स्क्वायर वैल्यू 6 बाय पाई, v मैक्सिमम मिल रहा है। कब मिल रहा है v मैक्सिमम? v मैक्सिमम तुम्हें मिल रहा है जब आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाय 6 पाई है, मतलब 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एस, मतलब s का वैल्यू कितना हो जाएगा? ट्वाइस पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब ट्वाइस पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस पाई आर एच। ये बोरिंग है यार ये सब यार। हाँ, तुम भी बोलोगे सर क्या बोर कर रहे हो। ट्वाइस आर इक्वल टू एच, तो हेंस v मैक्सिमम कब मिला? ट्वाइस आर इक्वल टू एच। क्या बोल रहा था? गिवन द डायमीटर इज इक्वल, द हाइट ऑफ द क्लोज सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर। तो हाँ सही है। तो h इज इक्वल टू ट्वाइस आर, मतलब क्या हुआ? हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। ये रहा, सब नहीं लिखा तो ये पूरा। ठीक है, 2 मिनट का टाइम देता हूं। आगे चलूं? चलो, इसमें कईयों को प्रॉब्लम होता है थोड़ा। सो दैट द सेमी vertical angle
of a cone of maximum volume and given slant height is tan inverse root 2. क्या गिवन है? L. सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम गिवन स्लैंट हाइट गिवन है और ये थीटा निकालने बोल रहा है। तो मैं इसको h ले सकता हूं, मैं इसको x ले सकता हूं। तुम बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्री लगा, ये नहीं लगाऊंगा, ठीक है। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री भी देखते हैं यार क्या जाता है, ठीक है। क्योंकि वही स्क्वायर वाला मुझे एक बार तुम्हें रीजन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएगा, दिखने से लग रहा है, आराम से आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा काम है कि मैं उल्टा करता हूँ, हाँ, क्योंकि आरडी शर्मा ने, तुम लोग के पास आरडी नॉर्मली रहता है, या आरडी ने ट्रिगो से किया है, तो ठीक है, तब हम लोग अलजेब्रा से करते हैं, उल्टा करके देखते हैं ना, वो ज्यादा बेटर है। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे तब x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मिलेगा। वॉल्यूम क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर का मतलब यहाँ पे मैंने x ले लिया है, तो कोई पंगा नहीं है सर, आपने गलती कर दिया, कोई गलती नहीं किया। ये एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच हो जाएगा, और v का वैल्यू 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब हो जाएगा। अब मैं dv बाय dh कर देता हूं ना, तो 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर हो जाएगा। डी स्क्वायर वी बाय डी एच स्क्वायर में 1/3 पाई माइनस 6h स्क्वायर, जो हर समय, सॉरी, माइनस 6h जो हर समय नेगेटिव होगा, मतलब ये v मैक्स देगा। कब? मैं इस टाइप से एग्जाम में नहीं लिखोगे ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था, हाँ। कब? जब dv बाय dh 0 होगा। कब होगा dv बाय dh 0? निकाल के देख सकते हो, जब 3h स्क्वायर का वैल्यू एल स्क्वायर होगा, मतलब h का वैल्यू l बाय रूट 3 होगा। अगर h का वैल्यू l बाय रूट 3 है, तो इससे तुम cos थीटा निकाल सकते हो या x निकाल सकते हो। x का वैल्यू क्या होगा? रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर माइनस एल बाय रूट 3, तो ये हो जाएगा रूट 3 एल रूट 2 एल बाय रूट 3। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा x बाय एच, तो क्या हो जाएगा? ये 1 बाय रूट 2, x बाय एच तो मतलब रूट 2। क्या वही प्रूफ करना था? टेन इनवर्स रूट 2। हाँ, देखो इतने में हो गया, लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? हाथ उठाओ, समझ में आया?
सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। मैंने पूछा हो गया, आगे चलूं? हो गया? हाँ सर। ठीक है। ये आरडी ने यही सम को ट्रिग्नोमेट्री से किया है। जरा देख लो, ताकि मैं वो जो मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री हर समय आसान होता है, जरा देख लो, हाँ पता चले। ये देखो डिफरेंशिएशन, और मेरा देखो, तो आया समझ में? ठीक है, तो मतलब मैंने कुछ बोला तो वैसे ही सोचना है वो नहीं है, तुम्हें लगाना पड़ेगा। हाँ, कभी ट्रिग्नोमेट्री अच्छा हो सकता है, कभी अलजेब्रिक अच्छा हो सकता है, तो उस टाइप से तुम्हें करना होगा। चलो आगे चलते हैं। एनसीईआरटी का एक सम है, लेट एपी एंड बी क्यू, नहीं सॉरी, एक सिमिलर ट्रायंगल वाला करवाना होगा। प्रूव दैट स्टार मार्क रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर of greatest curved surface area can be inscribed in a given cone is half of that of the cone। लिखना है तो लिख लो। इसमें दो सम आता है, वॉल्यूम भी आता है। आगे चलूं? ये मेरा कोन है, यहां पे मैंने एक सिलेंडर को इंस्क्राइब कर दिया। तो नॉर्मली यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा के क्या करते हैं, बोलता हूं। रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया कैन बी इसका गिवन कोन। कोन का सब कुछ दिया हुआ है, मतलब कैपिटल आर भी गिवन है और कैपिटल एच भी गिवन है। जो पता नहीं है वो नहीं पता, ये स्मॉल एक्स और ये इसके रेडियस को एक्स ले रहा हूं, तब तो ये भी एक्स हो जाएगा। और ये लेंथ कितना होगा, ये पूरा एच था तो ये एच माइनस एच हो जाएगा। ए बी सी डी और ई, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई, इसमें सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है ना तुमको? तो एक्स बी सी डिवाइडेड बाय ए बी इज सेम एज डी डिवाइडेड बाय ए डी। तो बस खेला खत्म। एक्स बाय एच माइनस एच इज इक्वल टू डी आर बाय ए डी एच। तो हेंस x इज इक्वल टू आर बाय कैपिटल एच, एच माइनस एच। मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, तो इसी से शुरू करूंगा। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई एक्स स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम आया पाई इंटू तरीका वॉल्यूम नहीं, क्या मैक्सिमम पूछ रहा है? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, एस ट्वाइस पाई एक्स एच। तो एस इज इक्वल टू ट्वाइस पाई एच
R by H, H minus H, R और H कांस्टेंट है, हाँ, तो ट्वाइस पाई R by H छोड़ दूं, क्या करूंगा, dF by DH। तुम भी बोलोगे सर बोर कर रहे हो, और क्या मिला, डी स्क्वायर एच बाय डी एच स्क्वायर -2 लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, डी एस बाय डी एच इक्वल टू 0। तो h इज इक्वल टू कैपिटल H बाय 2 और लेस देन 0, मतलब ये मैक्सिमम के लिए था। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सर आवाज नहीं आ रही। Let AP and BQ be two vertical ports at point A and B respectively. If AP is equal to 16 meter and BQ is equal to 22 meter and AB is equal to 20 meter, then find the distance of a point R on AB from the point A such that RP square plus RQ square is minimum.
चलो आगे चलो, क्या कह रहा है, ए बी, एक पोल एपी है, एक पोल बी क्यू है, एक पॉइंट आर निकालना है सच दैट, ये सब करूंगा नहीं रे, हाँ ठीक है। इफ एपी इज इक्वल टू 16, बी क्यू इज इक्वल टू 22, इक्वल टू 20, ये सब पूरा नहीं करूंगा, ये सब तुम भी बोल हो जाओगे, 20 माइनस एक्स। तो किसको मैक्सिमम निकालना है, जो फंक्शन मैक्सिमम निकालना है वो आरपी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर है। तो पाइथागोरस से आरपी स्क्वायर कितना निकला, आरपी स्क्वायर तुम्हारे पास निकला 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर क्यू स्क्वायर कितना निकला 22 स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तुम बोलोगे सर लिखने का भी मुझे जरूरत नहीं है, मत लिखना है तो मत लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ। आगे छोड़ रहा हूँ रे, डीएफ बाय डीएक्स, हाँ मैं ये सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए एक काम करूँ क्या, ये सब लिखने में जरा ज्यादा टाइम लगेगा, मैं फोटो खींच दूं तो वो लिखने का जरूरत नहीं है, बस हम स्टेटमेंट को देखते हैं, डिफरेंशिएशन तो तुम लोग कर ही पाओगे, आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फोटो खींच के सम्स लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम स्टेटमेंट को देख के कैसे बनाना है, अननेसेसरी बढ़ना क्या हो जाएगा, यू विल गेट बोर्ड। मैं आरटी शर्मा से फोटो खींच के अभी तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नियरेस्ट में भी वही है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एग्जाम में लिखने, तुम लोग को करने का, ये लिखने का भी ज्यादा जरूरत नहीं है, हाँ चलो। तो ये अननेसेसरी ये सम लिख के हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है चलो। हाँ सम पढ़ो, सम पढ़ो, मैं ये कह रहा हूं सम को पढ़ो। चलो शुरू करूं, क्या कह रहा है, सम पढ़ा, उसके लिए टाइम देता हूँ, सम पढ़ने के लिए वेट अ मिनट, हाँ क्योंकि सम पढ़ के समझने के लिए 1 मिनट दे रहा हूं, और कोई एक एक्सप्रेशन लिखना है तो एक्सप्रेशन लिख भी सकते हो स्पीड में अपने हाथ से, कि और फिर मिला लो, मेरा एक्सप्रेशन और तुम्हारा एक्सप्रेशन सेम है या अलग है। बस 2-3 सम ही ऐसा कराऊंगा, फिर बैक टू द नॉर्मल टाइप ऑफ सम, जहां पे क्वेश्चन भी लिखाऊंगा, सम भी सॉल्व कराऊंगा। मतलब ये अननेसेसरी यहाँ पे, और इतना फालतू टाइम ना तो तुम्हारे पास है और ना तो नहीं, क्या इससे अच्छा है कि बैठ के डीपीपी सॉल्व करोगे। तुम बोलोगे सर इतना बेकार चीज आप क्यों कर रहे हो, चलो 1 मिनट हुआ नहीं है, मुझे 1 मिनट का टाइम देता हूँ तुम लोग को। चलो शुरू करता हूँ। आया, a telephone company in a town has 500 subscribers। 2 मिनट रुको मेरा, चलो टोटल 500 सब्सक्राइबर ऑन इस लिस्ट। तो ओरिजिनली में क्या है, ओरिजिनल तो उनके पास 500 सब्सक्राइबर है, एंड कलेक्ट फिक्स चार्ज ऑफ, और प्रॉफिट उसका कितना है, प्रॉफिट या जो भी कलेक्शन है वो है ₹300 पर सब्सक्राइबर। If the company proposes to increase the annual subscription and believe that every increase of ₹1, तो सपोज इंक्रीज उसने क्या, ₹X को इंक्रीज किया, ₹X इंक्रीज अगर होगा तो अब मुझे बोलो उसके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स अब कितने होंगे, बोलोगे
अगर सम पर है तो 500 minus x. ठीक है। 500 और minus x. प्रॉफिट पर सब्सक्राइबर, क्योंकि रेस इंक्रीज क्या है तो 300 प्लस एक्स। तुम बोलोगे सर क्यों बोर करते हो इसी को, ओ सर ये प्रॉफिट नहीं होगा रे, ये पर सब्सक्राइबर है। टोटल प्रॉफिट कितना होगा तब, टोटल प्रॉफिट मतलब ये हो जाएगा इनटू, या टोटल कलेक्शन बोलो, जो भी लिखना है। तो हेंस प्रॉफिट जो होगा वो 500 माइनस एक्स इंटू 300 प्लस एक्स, आगे खेला खत्म, डीपी बाय डीएक्स कर लो, आंसर आ जाएगा। किसी को देखना है तो देख लो, और एक सम करवाऊंगा। सर x इज इक्वल 100 होगा क्या? ओ वो मुझे नहीं मालूम, मैं देख लेता हूँ। हाँ, टू 2006 में सीबीएसई में ऐसा आया हुआ था, एक बार देख लो। A manufacturing cost of an item consists of rupees 900 as overhead। तो ये पर आइटम नहीं है, मतलब एक फिक्स चार्ज है कि तुम जितना भी करोगे तो रुपीज 900 तुम ऐसा मान सकते हो कि भाड़ा उसे देना ही है, ये फिक्स्ड है। मटेरियल कॉस्ट जो है, मटेरियल कॉस्ट है ₹3 पर आइटम। लेबर कॉस्ट जो है वो होगा तुम एक्स स्क्वायर बाय 100 फॉर एक्स आइटम्स। एवरेज मिनिमम कॉस्ट लगाना है, तो लेट एक्स आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड। अगर एक्स आइटम प्रोड्यूस करोगे तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, एवरेज कॉस्ट हो जाएगा जो फिक्स था प्लस एमसी का मतलब मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एवरेज का तो यही होगा ना, तो ए इसका नाम देता हूं। फिक्स क्या है 900, मटेरियल कॉस्ट क्या है ₹3 पर आइटम। तो जब तुमने एक्स आइटम के लिए किया तो कितना हो जाएगा ये, मगर ये पर आइटम नहीं है, ये एक्स आइटम के लिए, तो ये एक्स स्क्वायर बाय 100 होल डिवाइडेड बाय एक्स। तो ए कैसा दिखेगा 900 बाय एक्स प्लस 3 प्लस एक्स बाय 100। अब क्या निकालोगे डी ए बाय डी एक्स। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, एक बार लिखने का जरूरत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं।
लास्ट सम ऐसा ही करा रहा हूं, उसके बाद फिर से नॉर्मल सम्स में जाऊंगा। अरे यार मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया, छोड़ो, हाँ आगे चलते हैं। ठीक है, वो कॉस्ट प्रॉफिट ये सब है, ठीक है, ये हो जाएगा, मिलेगा, डाउट होगा तो पूछ लेना। आगे चल रहा हूँ। प्रॉब्लम, find area of greatest isosceles triangle that can be inscribed in a given ellipse having its vertex coincident with one end of major axis। तुम बोलोगे सर ये 2D फिगर है, आपने ये लास्ट क्लास खत्म करा दिया था, आज दोबारा क्यों करा रहे हो? एक छोटा सा रीजन है बस, हमको एक बार पढ़ के देखो। चलो, इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सपोज पॉइंट ए कॉमा 0 है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये पॉइंट को x कॉमा वाई ले लेता हूं, तब मेरे पास जो बेस का लेंथ होगा वो क्या होगा? ट्वाइस y। क्लियर है ना? क्योंकि तब ये वाला पॉइंट कैसा दिखेगा, q कैसा दिखेगा? x कॉमा माइनस वाई। और ये लेंथ कैसा दिखेगा? ये लेंथ दिखेगा a माइनस एक्स। अब इसी में तुम्हें जरा ध्यान देखना है रे, तुम इसे a माइनस एक्स लोगे या a प्लस एक्स लोगे? मैंने जब x को इधर ले लिया तो बाय डिफॉल्ट मैं मान के चल रहा हूं कि x मेरा नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट जो होगा ये मेरे पास x कॉमा वाई है, तो ये जो लेंथ होगा वो a माइनस एक्स है। हाँ, मगर वही चीज अगर तुम ऐसा करते, वही चीज, मुझे ये सम में मैं इंटरेस्ट नहीं हो रहा, सम में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सम तो हो जाएगा, वो डिफरेंशिएशन करके तो तुम निकाल लोगे। मगर इसी को अगर तुम माइनस एक्स कॉमा, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में है, y लेते, तब क्या होता? क्योंकि तब तुमने ये माइनस एक्स लिया है, मतलब तुम मान के चलो कि ये डिस्टेंस x है और ये a है, तब ये जो हाइट होता कितना होता? a प्लस एक्स। तो ठीक है, मेरे ख्याल में लिखना है तो ये थोड़ा सा लिख लो,
क्योंकि मैं ना तो ऊपर वाला करूंगा तो ना तो नीचे वाला करूंगा, मैं जो करूंगा वो पैरामेट्रिक फॉर्म से करूंगा। मगर मैं ये सिखाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था एंट्रेंस टेबल में भी, कि जरा इस चीज को तुम्हें ध्यान देना होगा कि तुम क्या कर रहे हो। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं लिखने। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा कट गया था बीच में। अगर ये वाला पॉइंट तुम ए कॉमा बी ले रहे हो और ये वाला पॉइंट तुम सी कॉमा डी ले रहे हो, तब इसका लेंथ कितना होगा? सी माइनस डी होगा या नहीं? यस सर। ये बोल रहा हूं। मगर अगर ये पॉइंट तुम माइनस ए कॉमा बी ले रहे हो और ये पॉइंट सी कॉमा डी ले रहे हो, तब इसका लेंथ क्या होगा? सी प्लस ए। समझ में आया ना क्यों? क्योंकि तब जब तुम माइनस ए ले रहे हो तुम ये डिस्टेंस का बात कर रहे हो, और जब तुम ए ले रहे हो मतलब तुम डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हो। तो ऊपर यही चीज मैंने यहाँ पे बताया। मतलब एक कॉमन मिस्टेक जल्दीबाजी में क्या होता है कि x कॉमा वाई ले लेते हो और ये लेंथ a प्लस एक्स ले लेते हो, आंसर नहीं आता है। जो गलती करते हो उसके बाद तो तुमसे हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद वाले तुम लोग कर पाओगे, मुझे मालूम है। चलो आगे चल रहा हूँ, ठीक है, अब सम सॉल्व कर रहा हूँ। मगर मैंने क्या बोला, ना तो ये वाला सॉल्व करूंगा ना तो ऊपर वाला में से कोई दो मेथड में से एक मेथड लगाऊंगा। जो मेथड मैं लगाऊंगा वो मेथड का नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या था याद है इसका? a cos थीटा और क्या b sin थीटा। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, बस थैंक्स। a कॉमा 0 p a cos थीटा b sin थीटा। तो ये लेंथ कितना लोगे? a माइनस a cos थीटा लोगे रे, ठीक है। और ये कितना लोगे? ट्वाइस b sin थीटा। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो आप और कुछ नहीं कर रहे हो। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा बोलो? a इज इक्वल टू हाफ इंटू ट्वाइस b sin थीटा इंटू a माइनस a cos थीटा। तो हेंस रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू b ब्रैकेट में अंदर a भी बाहर निकाल लूं, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो dA बाय डी थीटा, ए बी साइन थीटा के लिए कॉस थीटा माइनस साइन माइनस माइनस कॉस तरीका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो dA बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे? ठीक है, इसको तब मैं लिख सकता हूं dA बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए बी, ये वाला स्टेप का जरूरत नहीं है, ऊपर से ही आ रहा है ना। ए बी ये क्या होगा? कॉस थीटा माइनस कॉस ट्वाइस थीटा। डी स्क्वायर ए बाय डी थीटा स्क्वायर क्या होगा? ए बी माइनस साइन थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा। मेरे पास जगह है तो यहीं पे निकाल रहा हूं। dA बाय डी थीटा को अगर 0 कर दूंगा तो क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ट्वाइस थीटा। तो ये कब सेम होगा? ये सेम होगा अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस थीटा तो होगा नहीं, तो पाई माइनस ट्वाइस थीटा, ठीक है, माइनस ऑफ पाई माइनस ट्वाइस थीटा। तो ये नहीं, ये इस वाले में नहीं होगा। तुम दोनों को ताकि कैंसिल कर पाओ तो उसके लिए ज्यादा बेटर है, मुझे ज्यादा अच्छा ये लगता है। cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या मिला? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे क्या कर सकते हो? इससे तुम्हें मिलेगा 2 cos थीटा माइनस 1 इंटू प्लस 1 इंटू cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हेंस
इससे तुम्हें दो वैल्यू मिला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा। आइडर cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 और cos थीटा इज इक्वल टू 1। 1 पॉसिबल नहीं है, दिख रहा है, क्योंकि तब थीटा 0 डिग्री होगा। हाफ किसके लिए था? 2π/3 के लिए। अब 2π/3 इसमें डाल देना, आंसर आ जाएगा। कहीं डाउट है तो बोलो, ठीक है? तो आंसर 2π/3 डाल के देख लेना। हाँ, दिखा दूं क्या? डी थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए बी साइन 2π/3, तो ये हो जाएगा -√3/2 प्लस 2 इंटू साइन 4π/3। तो साइन 4π/3 नेगेटिव होगा तो -√3/2, तो अल्टीमेटली लेस देन 0 हो गया, तो मतलब एरिया मैक्सिमम है। यहाँ पे मैंने जरा छोटे में सॉल्व किया है, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलना। हाँ, थोड़ा सा छोटा हो गया, मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना वैसा होगा, सॉरी। उसके लिए लिखना है तो लिख लो, थोड़ा ऊपर लेके चले जाऊंगा, लिखना है तो लिख लो इसको। पहले ये इसके लिए टाइम देता हूँ थोड़ा सा, फिर सर इससे ऊपर वाला एक बार दिखाएंगे। नीचे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो, इसे थोड़ा छोटा हो गया मेरे लिए। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं था कि हाँ कुछ है क्वाड्रेटिक है, मगर तब भी हाँ पहले जब समझा रहा हूँ तो तब वहां पे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। 1 मिनट दे रहा हूँ इसे लिखने के लिए, धीरे धीरे नीचे लेके चले जाऊंगा। आगे चलूं? सर नहीं। नहीं सर।
सर यहाँ पे p माइनस ए cos थीटा लेके फिर a प्लस ए cos थीटा करने से हाँ वैसे भी हो जाता, तुम्हारे ऊपर है। और नॉर्मली माइनस ए cos थीटा लिया नहीं जाता है ना पैरामेट्रिक फॉर्म में। चलूं आगे। Yes, sir. बोल देना तब, ठीक है चलो हाँ, हो गया। लास्ट सम, हाँ मैक्सिमा मिनिमा का बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम। A point on the hypotenuse of a right angle triangle is at a distance A and B from the sides of the triangle, so that minimum length of hypotenuse is a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 whole to the power 3 by 2. Solution 30 seconds दे रहा हूं सम को पढ़ने के लिए। चलो शुरू करता हूं। क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ए बी, अब पॉइंट एक ऐसा लिया गया है हाइपोटेन्यूज में जिसका डिस्टेंस ए एक साइड से है और दूसरे साइड से बी है, तो तुम्हें ए बी का मिनिमम लेंथ चाहिए। तो इसमें तो दिखने से दो ही चीज लगा सकते हो, या तो सिमिलर ट्रायंगल या तो ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में सोचते हैं। अगर ये थीटा ले लेता हूं, इसको m ले लेता हूं, इसको n ले लेता हूं, तो मुझे किसका मिनिमम लेंथ चाहिए वो बोलो। मुझे चाहिए मिनिमम लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी को मैं डिवाइड करूंगा एपी प्लस बीपी में। सर क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा डिवाइड करूं तो इस ट्रायंगल से मैं एपी निकाल सकता हूं। ध्यान से देखो, ए डिवाइडेड बाय एपी जो है वो साइन थीटा है। तो इसका मतलब ये लेंथ को अगर मैं एल नाम दूं तो एपी का वैल्यू हो जाएगा ए कोसेक थीटा प्लस इस वाले ट्रायंगल में अब तुम ये निकाल सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि बी डिवाइडेड बाय बीपी जो है वो तुम्हारे पास कॉस थीटा है, तो बीपी जो हो जाएगा वो बी इंटू सेक थीटा हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज डीएल बाय डी थीटा कर लो, ए कॉसेक थीटा के बदले माइनस कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा के बदले सेक थीटा इंटू टेन थीटा। डी स्क्वायर एल बाय डी थीटा स्क्वायर कर लो, ए माइनस कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉसेक, तो ये कॉसेक क्यूब थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखो, हाँ वैल्यू तुम्हें कैसे डालने का जरूरत नहीं है। कॉसेक का था तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा का था सेक थीटा टेन थीटा, तो सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा का था तो सेक क्यूब थीटा। थीटा तो 90 डिग्री से कम होगा ना, थीटा तो 0 से 90 के बीच में होगा। तो ध्यान से देखो ये सब पॉजिटिव है नहीं, तो डाल के तुम्हें जरूरत नहीं है रे टाइम बात करने का। समझ में आ रहा है? ये सब पॉजिटिव क्वाड्रेंट होगा क्योंकि थीटा जो है वो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अगर ये समझ में आ गया तो खेला खत्म। क्या करोगे, dl बाय डी थीटा इज इक्वल टू 0। आगे तुम लोग के लिए छोड़ देता हूँ, निकाल सकते हो। कॉट थीटा कॉसेक थीटा 0 नहीं निकाल पाओगे क्या? कॉट थीटा इंटू तुम बोलोगे सर बाप रे बहुत बड़ा होगा, है साइन कॉस में चेंज कर दो, क्या बड़ा होगा? चेंज करने का बात का, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो ये हो गया ए
कॉट थीटा तुम्हारे पास हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी सेक थीटा, सेक थीटा के लिए टेन थीटा के लिए साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो मतलब क्या हुआ, तो दिस इंप्लाइज टेन क्यूब थीटा का वैल्यू a बाय बी, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ a बाय बी। कॉसेक सेक निकालना है, निकाल लो, ये थीटा हो गया, ये क्यूब रूट ऑफ a हो गया, ये क्यूब रूट ऑफ b हो गया, तो ये तो निकाल सकते हो। ठीक है, a टू दी पावर 2/3 प्लस, तो ध्यान से देखना वही पूछ रहा है, लास्ट सम था, लिखना है तो लिख लो, थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी दे रहा हूँ, तीन मिनट का टाइम दे रहा हूँ। तो इसमें कुछ समझने लायक ज्यादा चीज नहीं है, जो चीज है वो यहाँ पे है। मैं तुम लोग को एक होमवर्क दे सकता हूँ कि सिमिलर ट्रायंगल से निकाल के देखो एक बार आंसर आता है या नहीं। हमको ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, समझाने लायक तो कुछ है नहीं इसमें। आगे चलूं, आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो आगे चल रहा हूं तब। हाँ चलो, मीन वैल्यू थ्योरम। excluded from NCERT इस साल के लिए ड्यू टू कोविड, हर समय के लिए नहीं, ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, मैं थोड़ा सा बोर्ड लेवल में करा देता हूं ताकि एंट्रेंस में बाकी का अप्रोक्सीमेशन
के सम एंट्रेंस में भी नहीं आते हैं, रेट ऑफ मेजर के सम्स मैं डायरेक्टली एंट्रेंस लेवल में करवा दूंगा, इसे देखने का जरूरत नहीं है, मगर मीन वैल्यू थ्योरम थोड़ा सा देख लो एक बार। हाँ रे, कि जब मैं करवाऊंगा तो एंट्रेंस लेवल में मेरे लिए रिलेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसीलिए दो थ्योरम है, एक थ्योरम है रॉल्स थ्योरम। देखो ये क्या कहते हैं, रॉल्स थ्योरम कहता है कि अगर एक फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि एफ ऑफ ए और बी में वो सेम वैल्यू ले और हर समय फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और कॉन्टिन्यूअस हो, तो अगर तुम उसका ग्राफ बनाओगे तो अगर वो ऊपर जा रहा है तो कभी ना कभी उसे नीचे आना ही पड़ेगा, और अगर वो नीचे आके ज्यादा नीचे आ गया है तो फिर कभी ना कभी उसे ऊपर जाना ही होगा। वो ऐसा 1000 बार भी कर सकता है, मगर जिस पॉइंट में वो नीचे आया उस पॉइंट में तुम एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, जहां पे जब तुम एफ डैश सी का वैल्यू निकालोगे तो वो 0 होता है। तो रॉल्स थ्योरम क्या कहता है कि इफ y is equal to f of x is a if y is equal to f of x belongs to closed interval a b is such that r1 रॉल्स का फर्स्ट कंडीशन कि f of x is continuous closed interval a b। second condition, f of x is differentiable on open interval a b, then there exists at least one c belongs to open interval a b such that f dash c equal to 0। अब कईयों को यह डाउट होता है कि सर यहाँ पे आपने ओपन ब्रैकेट क्यों दिया। रीजन ये है कि रॉल्स ने जो स्टेटमेंट दिया था, देखो एफ डैश सी जो है वो ओपन ब्रैकेट ए बी में है, तो ए और बी में नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। तो कईयों को डाउट होता है सर ए और बी में नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब हो सकता है कि जब तुम एफ डैश से निकलो तो वैल्यू 1/0 है, मतलब एक वर्टिकल टेंजेंट ए में हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मगर कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल में होना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर फिर इसमें क्यों क्लोज हो गया, इसमें भी तो आप ओपन दे सकते थे। नहीं, अगर मैं इसमें ओपन देता तो मैं एक ऐसा ग्राफ बना पाता, ए और बी, ए में सेम बी में सेम, और ग्राफ मैंने एक स्ट्रेट लाइन का बना दिया। तो अब देखो किसी भी पॉइंट में ये अगर मैं कॉन्टिन्यूअस ओपन ब्रैकेट ए बी में देता, तो कॉन्टिन्यूअस अगर दे देता तो हाँ, ए ओपन ब्रैकेट ए बी में कॉन्टिन्यूअस है, मगर तुम्हें एक पॉइंट भी नहीं मिल रहा है। पॉइंट क्यों मिला, क्योंकि ये वाला जो है ये घूम के यहाँ पे टच करना पड़ेगा, इसीलिए कॉन्टिन्यूअस में क्लोज होना जरूरी है। तो सर डिफरेंशिएबिलिटी में जरूरी नहीं है, क्योंकि सी खुद वो ओपन इंटरवल ए बी में ढूंढ रहा था। तो इसलिए ऐसा हो सकता है जो रूट एक्स में होता है कि तुम जब डिफरेंशिएट करते हो तो एक वर्टिकल टेंजेंट एंड पॉइंट में आता है, उससे पंगा नहीं है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, मेरा क्या कहना है कि जब मैं एंट्रेंस में इस टाइप से थ्योरी ये समझाऊंगा तो बोर हो जाओगे, क्योंकि हमारा हैबिट नहीं है। हमारा हैबिट ये है कि हम बोर्ड लेवल में थ्योरी जान लेते हैं और एंट्रेंस लेवल में फिर उसके एप्लीकेशंस को करते हैं। सैंडविच थ्योरम ये सब बात अलग था, ठीक है। तो इसलिए मैं ये इसका जो बेसिक सम्स है, एकदम बेसिक, हाँ, वो मैं अभी करवा दूंगा, और फिर उसके बाद हम लोग इसके एंट्रेंस लेवल में एज यूजुअल इसके डिफिकल्ट सम्स को करेंगे।
आगे चलूं? बोल देना हो जाने से। आगे चलूं? कोई कुछ बोलता ही नहीं है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। चलो, हाँ चलो देखो, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, एक्स का वैल्यू 1 से लेके 3 तक है। तो क्या पॉलिनोमियल फंक्शन हर समय कॉन्टिन्यूअस होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, मतलब R1 है। क्या पॉलिनोमियल फंक्शन को हर समय डिफरेंशिएट कर सकते हो? इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। दूसरा खेला खत्म। तो अब मुझे देखना है कि f डैश x 0 1 से 3 के बीच में होता है यानी, तो f डैश x आया 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज अगर x का वैल्यू निकालोगे तो ये 2 प्लस माइनस 1/√3 आएगा, वो निकाल के देख लेना क्वाड्रेटिक बना के। अब बोलो, इसमें दो वैल्यू है, कोई भी एक वैल्यू ले लो, जैसे 2 माइनस 1/√3 दोनों ही देख रहे हो, दो जरूरी नहीं है कि दोनों ही लाई करे, मगर ये दोनों ही 2 से 3 के बीच में लाई करेगा या नहीं, 1 से 3 के बीच में। तो वही ना, यहाँ पे c का वैल्यू क्या है, हेयर c इज इक्वल टू कोई भी एक ले लो, 2 प्लस 1/√3। तो वही तो कह रहा था ना, वेरीफाई का मतलब क्या हुआ, तुम्हें वैसा एक c निकालना है जो ओपन इंटरवल में लाई करे। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो। वेरिफिकेशन वाले में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड अभी नहीं इसलिए नहीं हूं क्योंकि तुम लोग के स्कूल में वेरिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, तुम लोग के स्कूल में वेरिफिकेशन नहीं आता है क्योंकि इस साल तो आएगा ही नहीं। तो मैं इंटरेस्टेड हूं अभी केवल इसके स्टेटमेंट में, और इस स्टेटमेंट से, ताकि बाद में जब हम सम्स करें तो हमसे सॉल्व हो जाए। जैसे मगर एक बार 1/0 वाला दिखाना चाहता हूँ। लिखना है तो लिख लो, टाइम थोड़ा सा दे देता हूँ। ठीक है, आज मैं ऐसे एंट्रेंस में जाना चाहता नहीं है अभी। ठीक है सर, वो लास्ट लाइन में देयरफॉर c इज इक्वल टू कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो, प्लस लो या माइनस लो, दोनों ही लेने से हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ही तो 1 से 3 तक लाई कर सर, c तो वेरिएबल है क्या? नहीं, c ये वाला c है। ओ हाँ, क्वेश्चन में जो c था, इसलिए ये स्टैंडर्ड वर्ड है। c का मतलब स्टैंडर्ड है। हाँ, ये c हर समय वो पॉइंट होता है जहाँ पे f डैश c 0 होता है। ठीक है। चलो, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम ऑन 1 से लेके 3 तक। f ऑफ x का वैल्यू 3 प्लस x माइनस 2/3। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, R1 तो होगा। f ऑफ x कॉन्टिन्यूअस है। अब तुम्हें ये देखना होगा f डैश x में मगर प्रॉब्लम होगा। ध्यान से देखो, f डैश x क्या होगा, 2/3 x माइनस 2 टू दी पावर माइनस 1/3। तो देखो कहां प्रॉब्लम है, 2/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 आया प्रॉब्लम, हाँ या ना?
हाँ सर। फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है? at x equals to 2. नॉन डिफरेंशिएबल एट x equal to 2 which does not belongs to 1 to 3. Sorry, which belongs to 1 to 3. तो which belongs to 1 to 3. तो ये 1 से लेके 3 तक नॉन डिफरेंशिएबल हो गया. तुम बोलोगे सर खेला खत्म. मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन होल इंटरवल ऑफ 1 से 3 तक. मतलब रॉल्स थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड. कैन नॉट बी अप्लाइड या वेरी जो भी बोलोगे, खेला खत्म. तो स्कूल के तो एग्जाम में आएगा नहीं. काउंसिल के बारे में मुझे नहीं पता है, मगर मुझे लग रहा है काउंसिल भी हटा ही देगा अब. तो सीबीएसई में, अभी सीबीएसई का ही बात बोलता हूँ, तो क्या बोलते हैं, और एग्जाम में एंट्रेंस में आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉल्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड. तो लगा देना, इस टाइप से कर देना, लगा देना उसमें जिसमें लगेगा. सर अगर x का वैल्यू डोमेन के अंदर लाइन नहीं करता तो रोल्स उसका वैल्यू रोल्स को सेटिस्फाई करता. नहीं, इसमें तुम रॉल्स लगा ही नहीं पाओगे. सर नहीं, अगर वो हाँ. x का वैल्यू डोमेन के अंदर नहीं लाई करता, मतलब x अगर 0.1 कुछ ऐसा. हाँ, तब लगा पाते, तब क्यों प्रॉब्लम हो, तब प्रॉब्लम नहीं था. ठीक है, मगर उसके बाद फिर थर्ड कंडीशन में आना होता. थर्ड कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है. मैंने R3 यहाँ पे दिखाना तुम लोग को भूल गया रे, ये भी देखना होगा R3. और एक चीज देखना होगा इस वाले में, सॉरी, हाँ, f(1) इज इक्वल टू f(3). ऊपर वाले में लिख लो, ये मेरी गलती है, मेरे दिखाना मैं भूल गया. f(1) और f(3) दोनों का वैल्यू 0 होता है यहाँ पे. ये भी देखना इंपॉर्टेंट है. तीसरा कंडीशन भी देखना पड़ेगा. सर मतलब f of a equals to f of b, वो भी होना जरूरी है ना रॉल्स थ्योरम में. चलो आगे दिखाता हूँ, क्योंकि ऊपर एक मैंने गलती कर दिया, तो मुझे फिर उसका खामियाजा भरना होगा कि मुझे और एक सम करवाना होगा तुम लोग को. ट्रिग्नोमेट्री वाला करवा देता हूँ. प्रॉब्लम, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम. वेरीफाई रॉल्स थ्योरम. f ऑफ x का वैल्यू है sin x माइनस sin ट्वाइस x 0 से लेके पाई तक. चलो R1, क्या f ऑफ x कॉन्टिन्यूअस है? हाँ. sin ट्वाइस x डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो f ऑफ x जो वैल्यू दिया हुआ है इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 to पाई. क्या f ऑफ x डिफरेंशिएबल है? हाँ. sin x हर समय डिफरेंशिएबल होता है. sin x माइनस sin ट्वाइस x इज डिफरेंशिएबल. ये सब तो देखने से ही पता चल रहा है. ऊपर नहीं पता चल रहा था तो मैंने डिफरेंशिएशन किया. अब f ऑफ 0 का वैल्यू निकालते हैं. sin 0 माइनस 0, f ऑफ 2 पाई का वैल्यू, sin 2 पाई 0 था, f ऑफ पाई का वैल्यू. तो हेंस क्या मिला? f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ पाई. तो तीनों कंडीशन रॉल्स का सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है, तो तीनों कंडीशन. और वो मैंने मेन कंडीशन में ही R3 नहीं लिखा है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे मैंने बोला था रे कि f ऑफ या f ऑफ b का सेम होना पड़ेगा. मेन कंडीशन में मैंने किसी ने लिखा है तो ये लिख लो रे, ये भी इंपॉर्टेंट है R3. सॉरी, मेन कंडीशन में मैं लिखाना भूल गया था, जो मैंने मुंह जवानी बोला था, मगर वही. ठीक है, यही होता है जब मतलब लगता है कि अरे बोर्ड में है नहीं तो ऐसे ही पढ़ा देते हैं. ठीक है, सीरियसनेस जब हट जाता है किसी चीज का तो ध्यान से देखो. हाँ, f ऑफ a, सॉरी ये लिख लेना. हाँ, तो चलो, तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तो अब मैं f डैश, मुझे देखना है क्या f डैश x इज इक्वल टू 0 का एक रूट लाई करेगा, मुझे ये देखना है. तो f डैश x इक्वल टू 0 का मतलब हो जाएगा f डैश x sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos ट्वाइस x इक्वल टू 0. मतलब cos x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos ट्वाइस x. तो इसे अगर सॉल्व करना है तो cos x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हो, तो तुम्हें cos x का 2 वैल्यू मिलेगा, 1 प्लस माइनस रूट ओवर 33 डिवाइडेड बाय 8. तुम्हें इसका वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है रे. मैं जानता हूं कि cos x का तुम कोई भी एक अगर वैल्यू लेते हो, ये तो मुझे हर हालत में मुझे मालूम है कि रूट ओवर 33 प्लस 1 बाय 8 जो है ये लाई करेगा -1 से लेके 1 तक. तो इसका मतलब कोई ना कोई तो ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा ना.
देयर एक्सिस्ट सी, श्योर शॉर्ट कहां से कहां तक, 0 to पाई तक, सच दैट cos c इज इक्वल टू, कोई एक वैल्यू ले ले, तुम्हारे ऊपर है, कोई एक ले लो, होना ही पड़ेगा। अगर तुमने पॉजिटिव लिया तो सी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अगर नेगेटिव लेते तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हेंस सी 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, खेला खत्म। लिखना है तो एक बार लिख लो, फिर आगे चलते हैं। वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं, आर डी शर्मा ने वैल्यू निकाला है 32 डिग्री, 36 डिग्री, 32 मिनट, क्या जरूरत सर- नहीं है वो करने का। सर हाँ। इससे पहले वाला सम एक बार दिखाइए ना। ये लो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, सर, देखो इसमें एक्स का, आपने हाँ R3 चेक नहीं किया। जरूरत नहीं है ना, R2 ही फेल हो गया ना। अच्छा। जब एक भी फेल हो जाता है तो R3 चेक करने का जरूरत नहीं है, तीनों होना पड़ेगा ना। चलो आगे चल रहा हूं। चलो तो देखो क्या है, मतलब क्योंकि हमें इसका अच्छा जरूरत पड़ेगा जब हम एंट्रेंस के सम्स करेंगे, कि बड़ा सिंपल चीज है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन a से लेके b तक, अगर इफ f ऑफ x इज continuous on close interval ab, f of x is differentiable on open interval ab, और साथ में अगर f of a is equal to f of b है, then there exist root c a से b तक such that f dash c equal to 0। तो c जो है वो किसका रूट है, f of x क्या, f dash x का, बोलो। F dash F dash x का। ये चीज एकदम याद रखो एंट्रेंस लेवल के लिए, कि रॉल्स थ्योरम जो है वो f of x का रूट नहीं देता है। रॉल्स थ्योरम गिव्स एक्जिस्टेंस ऑफ रूट ऑफ f dash x। ये हर समय याद रखो कि इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें जिस फंक्शन का रूट निकालना है उसे f dash x होना पड़ेगा, ना कि f of x। कंडीशन f of x के ऊपर देता है, कंडीशन f of x के ऊपर लगता है, कंडीशन ऑन f of x, मगर रूट ऑफ f dash x मिलता है। तो थोड़ा सा लिखना है तो लिख लो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है।
आगे चलूं? प्रॉब्लम सर थोड़ा सा बाकी। लिख लो, मैं तब तक एक सम लिखा रहा हूं। If 4a plus twice b plus c is equal to 0, then prove that equation thrice a x square plus twice bx plus c equal to 0 has at least one root in open interval 0 to 2. चलूं आगे? हाँ सर। अब देखो प्लीज, हाँ यहाँ पे ध्यान से देखो, ऊपर वाले में वो कोर्स में नहीं था और वैसे सम नॉर्मली डायरेक्टली रॉल्स थ्योरम वाले सम समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा एंट्रेंस को टच करता हुआ सम है। एक कंडीशन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका रूट निकालना है। तो अगर मुझे इसका रूट निकालना है तो मुझे बोलो ये वाला जो टर्म है ये एफ ऑफ एक्स होगा या एफ डैश एक्स होगा? एफ डैश। समझ में आ रहा है? मुझे F dash इसका X. रूट, इसके रूट का एग्जिस्टेंस निकालना है, इसके रूट का एग्जिस्टेंस निकालना है। तो इसीलिए मुझे मालूम है ऊपर वाले लॉजिक से ये मेरा एफ डैश एक्स होगा। अगर ये समझ में आ गया, गारंटी देता हूं कि रॉल्स थ्योरम का एंट्रेंस का 80% ऑफ द सम को तुम लोग कर पाओगे कि कौन सा चीज को एफ डैश एक्स चूज करना है। अब एफ डैश एक्स से एफ ऑफ एक्स कैसे निकालूंगा? दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होगा। किसी को इंटीग्रेशन में ज्यादा चिंता है तो घबराओ मत, आज से कुछ दिनों के बाद इंटीग्रेशन शुरू करूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक्सन का इंटीग्रेशन n+1 बाय n+1 होता है, एक कांस्टेंट देना होगा। हाँ, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 3 से x³ बाय 3। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x² बाय 2। c इंटीग्रेशन dx x होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? x, किसी को डाउट थोड़ा हो सकता है ना, एक बार इंटीग्रेशन का साइन दे देता हूँ, ज्यादा बेटर है। सॉरी, इंटीग्रेशन f डैश x dx क्या हो जाएगा? 3 से इंटीग्रेशन x² dx प्लस ट्वाइस भी इंटीग्रेशन x dx प्लस c को बाहर निकाल देता हूँ इंटीग्रेशन dx। अब बोलो ये f डैश x को अगर इंटीग्रेट करोगे तो f ऑफ x ही मिलेगा, क्योंकि उल्टा प्रोसेस होता है। ऐसा डाउट है, घबराओ मत, इंटीग्रेशन में समझ में आ जाएगा। 3 से x³ बाय 3 प्लस ट्वाइस भी x² बाय 2 प्लस 6x प्लस एक कांस्टेंट d लगता है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट कहते हैं उसे। तब f ऑफ x का वैल्यू क्या मिला? ax³ प्लस bx² प्लस c प्लस d। अब देखो f ऑफ 0 का वैल्यू क्या मिला? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। हाँ, सर सी एक्स हाँ, X बोलते plus जाओ। D होगा. X plus D. cx, थैंक्स। फंक्शन डिफरेंशिएबल है। हाँ, f ऑफ 0 का वैल्यू क्या मिला? अगर f ऑफ 0 डालोगे तो बोलोगे तो अच्छा लगेगा, मुझे मालूम है क्या होगा। D. d। D f ऑफ 2 क्या मिला? 8a प्लस 4b प्लस ट्वाइस c प्लस d। 2 कॉमन ले लेता हूं तो 4a प्लस ट्वाइस b प्लस c प्लस d। ऊपर में जाओ, कुछ दिया हुआ है ब्लू कलर, कुछ दिया हुआ है क्या? 0 0. हेंस ये और ये तो सेम है, D होगा। तो हेंस d मिल गया। तो मतलब तुम्हें क्या मिला तब? इसका मतलब तुम्हें मिला f ऑफ 0 इज सेम एज f ऑफ 2, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। क्या रॉल्स थ्योरम लगा सकते हो? तो बाय रॉल्स थ्योरम क्या, किसका रूट? f ऑफ x या f डैश x का? F dash F X. dash X. F dash रूट X ऑफ f डैश x इक्वल टू 0 एग्जिस्ट इन कहां पे? ओपन इंटरवल 1 से 2। क्या तुम्हें नहीं लग रहा है ये स्टेटमेंट और जो सम में स्टेटमेंट दिया था वो सेम है? क्योंकि तुमने f डैश x क्या लिया था? f डैश x तुमने वहीं से शुरू किया था ना। तो हेंस तब तुम क्या बोलोगे? दिस इंप्लाइज 3 से x² प्लस
ट्वाइस बी प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हैज रूट इन 1 से 2। लिखना है तो लिख लो। अगर ये समझ में आ गया तो मैं बिंदास होके कह रहा हूं कि 80% ऑफ द रॉल्स का एंट्रेंस के सम्स को तुम कर पाओगे। बस एफ डैश एक्स किसी को लेना है। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि हो सकता है इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, उसके कारण कुछ टाइप के सम्स को नहीं कर पाओगे, मगर रॉल्स थ्योरम तुमको नहीं फंसाएगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सर वो 0,2 होगा ना सेकंड पेज में? 0,2 होगा वो। आगे चलूं? सर रॉल्स थ्योरम ये नहीं बोल सकता ना कि कितना रूट है बीच में? रॉल्स थ्योरम ना तो कितना रूट बोलता है, ना तो रूट का। रॉल्स थ्योरम का सबसे बड़ा ये दो ड्रॉबैक है। रॉल्स थ्योरम का ये ड्रॉबैक है कि इट विल नॉट गिव नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, नंबर ऑफ रूट्स वो कुछ नहीं बोल पाएगा, और वैल्यू ऑफ रूट नहीं देता है। रॉल्स थ्योरम केवल एग्जिस्टेंस देता है कि रूट एग्जिस्ट करता है। तुम बोलोगे सर इससे ऊपर में तो आपने निकाला था। अरे वहां पे सब कुछ दिया हुआ था इसलिए तुम निकाल पा रहे थे, वहां पे तो वेरीफाई करना था ना, इसीलिए। चलो आगे चलूं। तुम्हें दो थ्योरम पढ़ना है, और एक है जिसको कहते हैं हम लोग लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये तो आसान है, मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT कहते हैं। ये कहता है कि अगर तुम मैं ग्राफिकल प्रूफ दे रहा हूं, ठीक है। मैं एक प्रूफ आता है रॉल्स थ्योरम से, मैं रॉल्स थ्योरम से इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूं अभी, जस्ट ग्राफिकल प्रूफ दे रहा हूं कि अगर तुम a, f ऑफ a ये पॉइंट है, b, f ऑफ b ये पॉइंट है, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो तुम हर समय एक ऐसा पॉइंट c निकाल पाओगे जहां पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। नहीं, जरूरी नहीं कि एक पॉइंट हो, पॉइंट 1000 भी हो सकते हैं। अगर तुम इस टाइप से ड्रॉ करोगे तो इसका स्लोप इसके इक्वल, इसके इक्वल और इसके इक्वल होगा, हर समय होना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तुम बोलोगे सर अगर स्ट्रेट लाइन हुआ तो वो स्लोप खुद ही हो जाएगा, AB का स्लोप। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूं, तो मुझे बोलोगे स्लोप ऑफ AB क्या होगा? स्लोप ऑफ AB तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, y2 माइनस y1 बाय क्या, x2 माइनस x1, मतलब f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय क्या, b माइनस a। और ये स्लोप क्या हुआ, ये स्लोप, ये तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है।
तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होगा वही स्लोप ऑफ द ए बी होगा। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, एफ डैश सी, क्योंकि तुम सी में ड्रॉ कर रहे हो, सी कॉमा एफ ऑफ सी में ड्रॉ कर रहे हो टेंजेंट। टेंजेंट नॉर्मल में तुमने देखा ही था इसका स्लोप निकालने का तरीका। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। थोड़ा सजा के लिख रहा हूँ बाबा। सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक क्लोज इंटरवल में दिया हुआ है जो तुम्हें दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। L1 y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, क्लोज इंटरवल। L2 y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। हाँ, यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का सेम होना जरूरी नहीं है, देखो अलग अलग है। तो देन exists at least one C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to, अब मैं यहाँ पे तुम्हें ज्यादा बोर्ड दो बार नहीं लिखाऊंगा, चीजों को ज्योमेट्रिकली यहीं पे लिखा देता हूं। ज्योमेट्रिकली दैट इज मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट ऑन द कर्व वेयर tangent is parallel to chord AB, ये कह रहा है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सर हाँ बोल। ये लैग्रेंजियन मीन थ्योरम तो तब जनरलाइजेशन हो गया ना, रोल्स थ्योरम का। रोल्स कहाँ, रोल्स अब इसका एक पार्ट हो गया। अगर तुम एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। मतलब अगर लैग्रेंज तुम्हें पहले पढ़ाया जाता तो रोल्स पढ़ाने का जरूरत नहीं था। हो गया सर वो बी माइनस मतलब एफ डैश सी, वो लाइन नंबर 24 में फर्स्ट लेटर क्या है? एम ऑफ टी। ये एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। सर लाइन 24 ज्योमेट्रिकली सर वो थोड़ा सा लिखना बाकी है। थोड़ा सा इसका प्रूफ करवाता हूँ। हाँ, रॉल्स थ्योरम के मतलब एक ऑक्सिलरी फंक्शन अभी क्रिएट करूंगा। एटलीस्ट इससे क्या होगा कि जब मैं एंट्रेंस में ऑक्सिलरी फंक्शन क्रिएट करूंगा तो तुम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ देखो, ये इतना बड़ा इसका भी तुम्हें नहीं बता रहा हूँ कि यही ऑक्सिलरी फंक्शन क्यों क्रिएट किया गया, बस मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। ऑक्सिलरी फंक्शन एक क्रिएट कर रहा हूं मैं। सपोज g of x is equal to
मैं लेता हूं एफ ऑफ एक्स माइनस, क्योंकि मुझे ये टर्म चाहिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं एक्स माइनस ए से। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, L1 और L2 दिया हुआ है, ध्यान से देखो। हाँ, तो R1 वाला तो हो जाएगा, R1 तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मैं जानता हूं अगर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस तो क्या जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा? हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में b माइनस एक कांस्टेंट है, g ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। R2 अगर f ऑफ x डिफरेंशिएबल होगा तो हाँ, ये दिया ही हुआ है, तो क्या g ऑफ x डिफरेंशिएबल होगा? ऑक्सिलरी फंक्शन को क्रिएट कर रहा हूं मैं, ये एकदम नहीं बता रहा हूं कैसे क्रिएट किया, क्यों क्रिएट किया, ठीक है, बस इसलिए बता रहा हूं ताकि जब मैं एंट्रेंस में कुछ ऑक्सिलरी फंक्शन क्रिएट करूं वहां पे बताऊंगा कैसे क्रिएट किया। ठीक है, तो तुम्हें पता चले कि नहीं, प्रूफ में भी हम लोग ये काम करते थे। R1 R2 R3 अब आ रहा हूं, R3 में क्या दिखाना होगा तब मुझे कि क्या g ऑफ ए का वैल्यू क्या हुआ, ध्यान से देखो। g ऑफ ए का वैल्यू क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस। हाँ, ये डिफरेंशिएबल होगा, सॉरी, मुझे बोलोगे g ऑफ ए क्या हुआ, इसमें डाल के देखो, ये वाला फंक्शन को ध्यान से देखो, g ऑफ ए क्या होगा? तुम x के बदले डालोगे ना, केवल f ऑफ ए ही होगा, क्योंकि बाकी सब तो जीरो हो जाएगा ना। f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a मल्टीप्लाइड बाय 0, ये f ऑफ a हो जाएगा। g ऑफ b क्या होगा? f ऑफ b माइनस f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a इंटू b माइनस a, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या होगा? f of a। तो हेंस क्या मिला बोलो? तुम्हें मिला g ऑफ b इज इक्वल टू क्या? g ऑफ a, ये R3 था। देयरफॉर क्या? देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? a से b सच दैट g डैश c इक्वल टू 0, यही था। तो पहले g डैश x निकालो, फंक्शन थोड़ा ऊपर चला गया, अरे g डैश x निकालो, क्या होगा? मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं। हाँ, g डैश x इक्वल टू f ऑफ x का डिफरेंशिएशन ये है f डैश x माइनस f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a मल्टीप्लाइड बाय x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0। तो अब g डैश c 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या? f डैश c माइनस f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a 0। तो हेंस यहां से क्या मिला? f डैश c। तो हेंस अलजेब्रिकली रॉल्स थ्योरम से प्रूफ हुआ। तो ये जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो अब मैं ये लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूं, मैं ये लिख लेना भी, क्योंकि बोर्ड लेवल में इसका भी जरूरत नहीं है। अब मैं बता रहा हूं कि ये चीज कहां से दिमाग में आया। पहले तो मैंने कहा था मैं नहीं बताऊंगा, अब मैं बता रहा हूं कि वो कैसे आया। देखो, मुझे f डैश x चाहिए था, तो मैंने इसलिए एक जानबूझ के ऐसा फंक्शन लिया जहां पे केवल मुझे f डैश x मिले। तो a के साथ मैं x लेता हूं। ये लेने का मेरे दिमाग में मोटिवेशन ये था कि g डैश x क्या होगा, तब बोलो? केवल f डैश x रहेगा। मतलब मुझे ऐसा कुछ फंक्शन लेना था कि x हट जाए। अब रॉल्स थ्योरम मगर लगाने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट था कि रॉल्स थ्योरम तभी लगता अगर g ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ b होता। तो g ऑफ a क्या हो गया बोलो यहां पे? f ऑफ a प्लस a टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b प्लस a टाइम्स ऑफ b। इसका मतलब f ऑफ a माइनस f ऑफ b इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ b माइनस a। तो a का वैल्यू क्या आ गया? a का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया माइनस ऑफ f ऑफ a माइनस f ऑफ b बाय a माइनस b। तुमने g ऑफ x को क्या लिया था? तुमने g ऑफ x को लिया था f ऑफ x प्लस ax। a का वैल्यू डालो तो g ऑफ x क्या आया? f ऑफ x माइनस f ऑफ a माइनस f ऑफ b डिवाइडेड बाय a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय x। ध्यान से देखो, यही फंक्शन मैंने लिया था, यही फंक्शन।
ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश नहीं कर रहा था कि हाँ एकदम 100% देखो, मेरे पास टाइम था तो मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि क्या देखो, कभी कभी तुम्हें फंक्शन को अप्लाई करने के लिए ऑक्सिलरी फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। बस इस चीज को दिमाग में रखना, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में अब एंट्रेंस लेवल शुरू करूंगा, बोर्ड लेवल हमारा खत्म है, तो हमें थोड़ा सा इसका जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, ये लिखने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है, वो पीडीएफ में रहेगा, लिखना है तो बाद में लिख लेना, मगर बस सर। उस चीज को। हाँ बोलो। सर आपने ऊपर पूछ। में x माइनस ए लिया था, नीचे में सिर्फ x है। ओ x माइनस है, तो x लेने से भी आंसर तो ओ ओ ओ ओ ओ x लेने से भी आंसर तो आता ही ना। अगर मैं x ले लेता तो, अगर मैं x ले लेता तो क्या होता ये? अगर मैं x ले लेता तो मेरे पास ये हो जाता एफ ऑफ ए, तब तो ये कैंसिल नहीं होता ना मेरा। अगर मैं इसको x ले लेता तो, ओ नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, x माइनस ए लेने से भी सेम होता है, x लेने से भी सेम ही है, ये अलग, हाँ ठीक है, तुम्हारे पास वैल्यू सेम ही आएगा अगर तुम एलसीएम लेके देखोगे तो। ए से कुछ ज्यादा इफेक्ट करता नहीं है, ये ज्यादा आसान कर देता है x माइनस ए को लेना। ठीक है, मतलब हम लोग बैचलर डिग्री में ये लेते थे, इसीलिए यहाँ पे भी इसे x माइनस ए ले लो। ठीक है, x माइनस ए ले लो, उससे अंतर कुछ पड़ेगा नहीं, यू विल गेट द सेम थिंग। जब तुम एफ ऑफ ए का वैल्यू डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास b माइनस ए। तो तुम्हें चीज सेम ही मिलने वाला है, चीज कोई अंतर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसे x माइनस ए ले लो। x लेने से भी आंसर आता मगर, हाँ उससे भी आंसर आ जाता, मगर अब x माइनस ए ले लो इसको। ठीक है, उससे दोनों से आंसर सेम ही आएगा। सर कल हम लोग, सुबह, हाँ बोलो। सर कल सुबह क्लास होगा क्या? वेक्टर्स का क्लास होगा, कर लूंगा मैं। कितना बजे? जो नॉर्मल टाइमिंग रहता है, हाँ 10 बजे। 10 बजे, हाँ। वेक्टर का सेकंड क्लास होगा कल। चलो ठीक है, चलो।